हेलो दोस्तों, इतिहास के कल के वीडियो में हमने देखा था साहित्यिक स्रोतों में हम्म, साहित्यिक स्रोतों में हमने देखा था धार्मिक साहित्य, धर्मेतर साहित्य एवं लौकिक साहित्य को। तो हमने कल शुरू किया था धार्मिक साहित्य को। धार्मिक साहित्य में हमने रामायण, महाभारत, पुराण जैसे ग्रंथों को हम देख सकते हैं। उसके बाद धर्मेतर साहित्य में अंतर्गत हम बौद्ध साहित्य एवं जैन साहित्य के दो मुख्य बिंदुओं को लेते हैं, और लौकिक साहित्य के अंतर्गत हम सभी कवि, लेखकों, उनकी इतिहासकार, उनकी रचनाओं को लेंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम देख सकते हैं कालिदास की अभिज्ञान, शकुंतलम, मेघदूत, रघुवंश, विक्रमवर्षी, ये सभी रचनाएं ले सकते हैं। और उसके बाद पाणिनि की अष्टाध्यायी ले सकते हैं, चरक की चरक संहिता ले सकते हैं। इस प्रकार सभी लेखक, बहुत सारे जो भी हैं, उन सभी की रचनाएं, उन लेखक को हम ले सकते हैं लौकिक साहित्य में। तो कल हमने धार्मिक साहित्य की बात की थी, आज धर्मेतर साहित्य की बात करेंगे, जिसमें हम जैन धर्म, बौद्ध धर्म को देखेंगे। उस प्रकार से हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम धार्मिक को देखें। धार्मिक साहित्य, तो इसमें हम देखते हैं रामायण, महाभारत, पुराण, वेद, अरण्यक, ग्रंथ आदि, ये सब हमारे आते हैं धार्मिक साहित्य में। धर्मेतर साहित्य में हम दो मुख्य बिंदुओं को लेते हैं। जिसमें आता है हमारा जैन धर्म एवं बौद्धिज्म, बौद्ध धर्म। ये हो गया हमारा धार्मिक साहित्य और धर्मेतर साहित्य। उसके बाद लौकिक साहित्य आता है। लौकिक साहित्य की बात हम कल करेंगे। इस वीडियो में हम लौकिक साहित्य को पूरा नहीं कर पाएंगे, तो उस टॉपिक को मैं नहीं लिखूंगा। हम देखते हैं जैन धर्म और बौद्ध धर्म के। तो साहित्य में देखते हैं कि धार्मिक साहित्य की अपेक्षा में धर्मेतर साहित्य ज्यादा चेतना वाला देखने को मिलता है, ज्यादा अच्छा प्रकाश डालता है और साहित्य के ऊपर हम अच्छा उसका विवरण हमको देखने को मिलता है। तो हम देखते हैं धर्मेतर साहित्य ज्यादा चेतना वाला, या सीधे कह सकते हैं हम कि ज्यादा एक्टिव हमको देखने को मिलता है। इस बात से पता चलता है कि वहां की कला और संस्कृति कैसी रही होगी। इस बात से पता चलता है कि वहां की कला और संस्कृति कैसी रही होगी। हम देखते हैं कि संस्कृत साहित्य में समाज के अभिजात वर्गों की झलक देखेंगे हम। संस्कृत साहित्य में अभिजात वर्गों की झलक, मतलब उच्च वर्गों की झलक हम संस्कृत में देखेंगे। एवं पाली भाषा में हम देखेंगे जनसामान्य की झलक। पाली भाषा के अंतर्गत हम जन सामान्य की झलक को देखेंगे। ठीक है, यहाँ ये बात आती है। उसके बाद संस्कृत साहित्य में हमें अभिजात वर्गों की झलक देखने को मिलेगी एवं पाली भाषा में हमें जन सामान्य की झलक देखने को मिलेगी। उसके बाद हम देखते हैं कि राजन जैसे ऋग्वैदिक समाज से पड़ेगा या राजन जैसे ऋग्वैदिक पद से ऐतरेय ब्राह्मण को हम एग्जाम्पल के तौर पे ले सकते हैं। और भी है हमारे पास सोर्स, हम उनको भी ले सकते हैं, लेकिन मैं ऐतरेय ब्राह्मण को ले रहा हूं। तो राजन जैसे ऋग्वैदिक पद से ऐतरेय ब्राह्मण को हम एग्जाम्पल के तौर पर ले सकते हैं। ऐतरेय ब्राह्मण के सम्राट एकराट
या विराट जो भी कह ले अपन, हमारे समझ के ऊपर भी डिपेंड करता है। तो राजन जैसे ऋग्वेदिक पद से ये तो ही ब्राह्मण के सम्राट, एकराट या विराट ज्यादा हमें समृद्ध दिखते हैं। ठीक है, उसके बाद देखते हैं ऋग्वेदिक ब्राह्मण को एकराट, सम्राट, विराट ज्यादा समृद्ध दिखते हैं। और धर्मेतर साहित्य को हम देखते हैं। अपनी ऐतिहासिक एवं समकालीन अवस्था पर ज्यादा प्रभाव डालते हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं धर्मेतर साहित्य अपनी समकालीन व्यवस्था पर ज्यादा प्रभाव डालते हैं। ठीक है, धर्मेतर साहित्य अपनी समकालीन व्यवस्था पर ज्यादा प्रभाव डालते हैं। और जिस प्रकार हम देखते हैं, जैसे पाणिनि को ही ले लीजिए आप, पाणिनि का अष्टाध्यायी, चरक, वही चरक संहिता ले लेंगे अपन वापस से। ठीक है, पाणिनि अष्टाध्यायी। उसके बाद हम देख सकते हैं यहाँ पर कौटिल्य को ले लीजिए आप, अर्थशास्त्र को ले लीजिए आप, कौटिल्य का अर्थशास्त्र। ठीक है, तो ये सभी अपने समकालीन अवस्था पर विस्तृत प्रभाव डालते हैं। और इसको हम इन सब में हम देखते हैं इन लोगों, इनके समय में होने वाले राजाओं की राजनीतिक, सामाजिक एवं आर्थिक जो भी महत्व हम देखते हैं, सभी व्यवस्थाएं किस प्रकार से काम कर रही थी या कैसी व्यवस्थाएं थी। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं स्मृतियों में, हम देख सकते हैं इन्हीं के साथ साथ मनुस्मृति को ले सकते हैं हम यहाँ पर। अब हम देखेंगे स्मृतियों, तो स्मृतियों में हम किसी युग विशेष या किसी भूदान, व्यापार, संरचनात्मक गतिविधि का वर्णन कर सकते हैं। तो स्मृति में हम किसी संस्कृति या भूदान भी कह सकते हैं एवं व्यापार, व्यवसाय का संरचनात्मक वर्णन कर सकते हैं। ठीक है, यहां हम देखते हैं स्मृतियों में हम किसी संस्कृति या भूदान एवं व्यापार व्यवसाय का संरचनात्मक वर्णन कर सकते हैं। पूरी संरचना के आधार पर हम स्मृतियों में किसी व्यापार, व्यवसाय, संस्कृति का पूरा संरचनात्मक वर्णन कर सकते हैं। उसके बाद देखते हैं हम संगम ग्रंथों को। ये सभी उत्तर से लेकर दक्षिण तक के वर्णन में ही हम चल रहे हैं। तो हम देखेंगे संगम ग्रंथों को। तो संगम ग्रंथ चोल, चेर, पांड्य, यह हम सीधे भी कह सकते हैं कि दक्षिणापथ का वर्णन मिलता है। देखो वही बात आ जाएगी इसमें फिर वापस से कि यहाँ की राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक एवं यह भौगोलिक संरचना कैसी थी, वहां की व्यवस्था कैसी थी, वहां का प्रशासन कैसा था, वही चीजें वापस से हम संगम ग्रंथों में या नीचे के इतिहास को हम या दक्षिणापथ के इतिहास को भी कह सकते हैं। और इसके बाद एक मुख्य टॉपिक आएगा प्रमुख साहित्यिक रचनाएं। तो प्रमुख साहित्यिक रचनाओं को हम स्पेशल वीडियो में कल उन सभी रचनाओं को देखेंगे डिटेल में।
लेकिन इन चीजों को हम आज वापस से रिवाइज करके एक बार देख लेते हैं। तो हम सबसे पहले देखते हैं धार्मिक साहित्य होता है हमारा साहित्यिक विवरण। सबसे पहले हम धार्मिक साहित्य देखते हैं, इसमें रामायण, महाभारत, पुराण, वेद, अरण्य ग्रंथ आदि सभी को हम लेकर और इनका डिटेल हम देखते हैं। धार्मिक साहित्य में, धर्मेतर साहित्य में हम देखते हैं जैन धर्म एवं बौद्ध धर्म को। तो इनके कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक मैंने यहाँ लिखे हैं। जैन धर्म, बौद्ध धर्म को भी हम जैन धर्म, बौद्ध धर्म को एक डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन धर्मेतर साहित्य के अंतर्गत कुछ विवरण हमें यहाँ देखना पड़ेगा, वो हम देखते हैं, ताकि उत्तर से दक्षिण तक कैसी व्यवस्था थी उसको हम देख पाए। तो उसके लिए हम देखते हैं कि धार्मिक साहित्य के बजाय धर्मेतर साहित्य ज्यादा चेतना वाला हमें देखने को मिलता है। इस बात से ये पता चलता है कि वहाँ की संस्कृति, वहाँ की सभ्यता, वहाँ के लोग कैसे रहे होंगे, इस चीज को हम देखते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि संस्कृत में अभिजात वर्गों की झलक, मतलब उच्च वर्णों की, उच्च वर्गों की झलक हम संस्कृत में देखते हैं। वहीं पाली भाषा में हम जनसामान्य की झलक को देखेंगे, मतलब साधारण जनता की झलक हमें पाली भाषा में देखने को मिलती है। ठीक है, ये जो मैं बात बता रहा हूँ ये सभी हमारे जैन धर्म, बौद्ध धर्म के समय की बता रहा हूँ। उसके बाद हम देखते हैं राजन जैसे ऋग्वैदिक पद से ऐत्रेय ब्राह्मण के सम्राट, एकराट या विराट जैसे ज्यादा समृद्ध लोग दिखते हैं। उसके बाद हम देखते हैं राजन जैसा ऋग्वैदिक काल की हम बात करते हैं, यदि ऋग्वैदिक काल को ले हम यहाँ डिटेल में, तो उसके ऋग्वैदिक पद, राजन जैसे पद से हमें ऐत्रेय ब्राह्मण में होने वाले सम्राट, एकराट या विराट को हम ज्यादा सशक्त, ज्यादा समृद्ध एवं ज्यादा प्रभावशाली देखते हैं। उसके बाद देखते हैं हम धर्मेतर साहित्य अपनी ऐतिहासिक एवं समकालीन अवस्था पर ज्यादा प्रभाव डालते हैं। धर्मेतर साहित्य अपनी ऐतिहासिक एवं समकालीन व्यवस्था पर कुछ ज्यादा ही प्रभाव डालते हैं, मतलब अच्छा गहरा प्रभाव डालते हैं। हम देखते हैं यहाँ पर पाणिनि के अष्टाध्यायी को देख लीजिए, उसमें हमें बहुत सारा ऐतिहासिक वर्णन मिल जाएगा। चरक की चरक संहिता देख लीजिए, कौटिल्य का अर्थशास्त्र देख लीजिए। यदि आप कालिदास को लेंगे तो अभिज्ञान, शकुंतलम, मेघदूत, रघुवंश, मालविकाग्निमित्रम और विक्रमांक देवचरित, मतलब बहुत सारी रचनाएं हैं और बहुत सारे भी है हमारे पास प्रमुख रचनाएं, हम रचनाकार, उनको हम डिटेल वीडियो में देखेंगे। लेकिन एग्जाम्पल के तौर पे हम इन लोगों को देख सकते हैं धर्मेतर साहित्य में। उसके बाद देखते हैं हम धर्मेतर साहित्य के समय में राजनीतिक, सामाजिक एवं आर्थिक व्यवस्था अपने चरम सीमा पर बंद, मतलब एक अच्छे स्तर पर आ गई थी, जो हमें इतिहास की जानकारी अच्छी से अच्छी उपलब्ध करा सके। उसके बाद हम देखते हैं स्मृतियों में हमें किसी संस्कृति या भूदान एवं व्यापार व्यवस्था का संरचनात्मक वर्णन कर सकते हैं। मतलब स्मृतियों के माध्यम से हमें किसी संस्कृति, किसी भूदान, किसी व्यापार व्यवस्था का हम एक संरचनात्मक, मतलब स्टेप बाय स्टेप जैसे हम बनाते हैं ना रूपरेखा, उस प्रकार से वर्णन कर सकते हैं। उसके बाद देखते हैं संगम ग्रंथों में चोल, चेर, प्रांड्य या दक्षिणापद का वर्णन मिल सकता है। तो संगम ग्रंथ का मतलब सीधा अर्थ यही है कि हम उत्तर से शुरू हुए थे, हम दक्षिण में जा रहे हैं, नीचे की ओर भारत में। तो हम देखते हैं यहाँ पर चोल, चेर, पांड्य और इन सभी के इतिहास का वर्णन हमें संगम ग्रंथों में मिल जाता है। तो लगभग ये सभी समकालीन ग्रंथ हैं, इसलिए हमने इनको धर्मेतर साहित्य में देखा है। कल हम देखेंगे लौकिक साहित्य। लौकिक साहित्य के अंतर्गत आने वाले सभी ग्रंथों को हम देखेंगे और उसके बाद हम देखेंगे प्रमुख रचनाएं। प्रमुख रचनाएं हमें इसमें देखने को मिलता है, तो हम उनको भी देखेंगे सही से यहाँ पर। ठीक है, तो आगे की चर्चा हम कल के वीडियो में करेंगे।